बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सबसे पहले एक्टिविटी दी है 6.4 एक्टिविटी में करना क्या है, हमको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब 1 विच इज कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड एज क्विकलाइन कैल्शियम। टेस्ट ट्यूब 2 विच इज कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन, राइट। ये दोनों लेने के बाद आपको करना क्या होता है यहाँ पे कि पहले टेस्ट ट्यूब में हमको क्या करना है कि एक हमको सिरिंज लेनी है, मतलब अपना इंजेक्शन जो होता है वो लेना है। उस इंजेक्शन को आपको रबर ट्यूब लगाना है और उसमें एयर फिल करना है, ठीक है। अब एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में देखा है, और नहीं देखा है तो एक बार फिर देख लेंगे। और दूसरे सीरीज में क्या करना है, हमको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, छोटी सी कैपिलरी लेनी है। कैपिलरी से क्या करना है, हमको माउथ से हमारा एक्सेलेशन करना है, मतलब हम जो रिलीज करते हैं, है ना, हम जो सांस छोड़ते हैं वो हमको सांस यहाँ से छोड़ना है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, फिर से क्या रिलीज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब दोनों से केसेस में हम लोग क्या रिलीज कर रहे हैं, मतलब इसमें इस क्विकलाइन के साथ क्या रिएक्ट कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में हम क्या रिएक्ट करा रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करा रहे हैं हमारे क्विकलाइन के साथ में। ओके, जब हम क्विकलाइन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं तो अब समझने वाली बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये मिल्की सॉल्यूशन दिखेगा। कैसा रहेगा ये, मिल्की सॉल्यूशन। ओके, अभी मिल्की सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि इसमें क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अबे कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा अमाउंट में या जल्दी किसमें दिखेगा, हमको इसमें, क्योंकि माउथ से जब हम एक्सेल करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वो लार्ज क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर टू एयर। क्योंकि यहाँ पे हम सीरीज क्या कर रहे हैं, एयर से फिल कर रहे हैं और उसके अंदर डाल रहे हैं, एयर से फिल कर रहे हैं उसके अंदर डाल रहे हैं, एयर से फिल कर रहे हैं उसके अंदर डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे एयर इनपुट कर रहे हैं, तो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत क्या है, लो। जबकि जो एक्सेलेशन है हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, हाई। इसलिए जल्दी रिएक्शन किस में होगा, टेस्ट ट्यूब 2 में। मतलब हमको कैल्शियम कार्बोनेट अगर जल्दी से देखने मिलेगा तो किस में, टेस्ट ट्यूब 2 में। ओके, ये हो गया हमारा 6.4 एक्टिविटी। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 6.5। एक्टिविटी 6.5 में क्या करना है, हमको एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर को हमको फिट करना है विद हेल्प ऑफ कॉर्क, ठीक है। कॉर्क से फिट कर दिया, टाइट कर दिया, उसके अंदर हमको एक बेंड ट्यूब होती है, वो बेंड ट्यूब को इसको अटैच करना है, और यहाँ पे भी कंटेनर लेना है जिसके अंदर क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्विकलाइन। फिर एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, फ्रेश जूस लिया, और ये फ्रेश जूस जो लिया है इसके अंदर हमको क्या डालना पड़ेगा, ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट क्या करेगा, यहाँ पे फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या करेगा, फ्रेश जूस का फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से क्या क्या बनेंगे, एक हमारा इथेनॉल बनेगा, और क्या रिलीज होगा, तो दूसरा बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू पास होगा, इस बेंड टेस्ट ट्यूब के थ्रू जाएगा। अबे कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में क्या देगा हमको, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब फिर हमको क्या मिलेगा, मिल्की सॉल्यूशन। फिर इस रिएक्शन से हम क्या कंफर्म कर सकते हैं कि जो फर्मेंटेशन है उससे क्या रिलीज हो रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यही हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में होता क्या है, दोनों एक्टिविटी में हमको क्या बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक्टिविटी में लिया गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिया है, क्योंकि रेस्पिरेशन का एक मेजर प्रोडक्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन को समझने के लिए सबसे पहले रेस्पिरेशन समझते हैं ना। रेस्पिरेशन 3 टाइप का होता है। रेस्पिरेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकेंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन, और थर्ड इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम बोलेंगे ब्रीदिंग में होता क्या है कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारा अल्वियोलाई होता है, अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में आएगा। ये होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके।
नेक्स्ट स्टेप होती है जब ये ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है। अब ये ब्लड घूम के, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है, ये बॉडी में घूम रहा है और हमारे सारे टिश्यूज को ऑक्सीजन दे रहा है। ये टिश्यूज क्या करेगा, टिश्यूज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो हमारे सेल है वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से क्या आएगा, ऑक्सीजन। इसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ना है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या, कि सेल के अंदर अब क्या आ चुका है, ऑक्सीजन। जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हर सेल तक पहुंच चुका है। मतलब ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, ATP। मेजर प्रोडक्ट इज ATP। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल है और XYZ जो भी प्रोडक्ट होंगे वो बनता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर में। तो अब ये जो है मेजर प्रोडक्ट हमारा ATP बन रहा है, लेकिन ATP के साथ में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारे सेल के अंदर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ATP कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, रिएक्शन, जहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे, ATP बन रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है सेल के अंदर, सेल के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में जाता है, फिर ब्लड पूरे बॉडी में घूम करके फिर लंग्स तक जाता है, लंग्स तक जाता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वहां से क्या लेता है, ऑक्सीजन। ठीक, इस तरीके से ये 3 स्टेप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको देखा हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि हमारे लंग्स और ब्लड में एक्सचेंज होता है गैसेस का। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता तब तक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैसेस का एक्सचेंज होना। जैसे कि हमने प्लांट में भी देखा था, प्लांट में भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, हम उसको भी क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो कि होता है लंग्स का, मतलब अल्वियोलस का, ब्लड के साथ में। इंटरनल रेस्पिरेशन ब्लड का सेल के साथ में होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। और तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जो हमने ग्लूकोज लिया है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है और ATP कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनते हैं, इसको बोलेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बनने वाली प्रोसेस है खास करके, उसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर कैसे होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता क्या है कि हमने जो खाया है कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज C6H12O6 आ चुका है, सेल के अंदर आ चुका है। तो साइटोप्लाज्म में दिस 6 कार्बन, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, ये ब्रेक होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं। इसमें कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन का कंपाउंड, जिसको हम बोलेंगे पायरुविक एसिड। ये सब कहां पे बन रहा है, साइटोप्लाज्म में। ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस जब भी वर्ड आता है समझ लेना ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। अबे ग्लाइकोलाइसिस हो कहां रहा है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस हो कहां रहा है, साइटोप्लाज्म में। और क्या बन रहा है, 2 पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ग्लूकोज कितना है, 1 इन नंबर। पायरुविक एसिड कितना है, 2 इन नंबर। ओके, अब डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनिज्म, डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है, अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है, एनारोबिक, मतलब विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर इट्स रेस्पिरेशन। ओके, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन आया तो भी वो लेता नहीं, और अगर जबरदस्ती आ गया या उसके पास ऑक्सीजन उसमें डाल दिया गया तो ऑर्गेनिज्म मर सकता है।
मतलब which do not need oxygen at all, that is called as anaerobic respiration। तो पायरुविक एसिड क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। इसकी आगे की प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जैसे कि ईस्ट हो गया, तो ईस्ट में होता क्या है, which do not need oxygen, right, in absence of ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल लेंगे यहाँ पे ईस्ट, ओके। ईस्ट ये क्या करेंगे, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे मेन है फर्मेंटेशन का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है इसमें प्रोडक्ट हमारा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये पूरी प्रोसेस काय के लिए हो रही है, फॉर मेकिंग दी एनर्जी, मतलब एटीपी। समझ रहा है। अब देखिए, अगर हमारे पास ईस्ट मॉलिक्यूल है तो ईस्ट करेगा क्या, एनर्जी बनाएगा कैसे, तो उसकी मैकेनिज्म बताई गई है। ईस्ट क्या करता है, तो पहले ग्लूकोज लेता है, साइटोप्लाज्म में उसका पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है। अब पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होने के बाद क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो पायरुविक एसिड है वो फिर ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद वो काय में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, ये 6 कार्बन का है, 2 पायरुविक एसिड बने और 2 पायरुविक एसिड जो है वो 2 कार्बन का इथेनॉल बन चुका है, ओके। ये हो गया हमारा फर्मेंटेशन रिएक्शन। ये एक प्रोसेस हुई उन ऑर्गेनिजम्स में जो कि एनारोबिक होते हैं, ठीक। अब जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमंस, विच नीड ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है और हमको मिल रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी मींस एटीपी, ठीक है। अब लेकिन जबकि हमको मिल रहा है, सफिशिएंट है और एकदम अच्छी कंडीशन है, तो ये क्या बन रहा है हमारे बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। लगभग 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ओके। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहा है। मतलब ऑक्सीजन अगर होता मिलता है तो ग्लूकोज जो है कंप्लीट डिकम्पोज होकर के 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाता है। अगर हम ह्यूमन है तो ह्यूमन क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, ग्लूकोज लेगा, साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एटीपी बनाएगा, मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल। अब एनर्जी मॉलिक्यूल क्या क्या चाहिए हमको चलने के लिए, फिरने के लिए, बोलने के लिए, बात करने के लिए, यस सर बोलने के लिए, नो सर बोलने के लिए, सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। क्योंकि हमारे सेल्स काम करते हो। करेंसी कौन सी है हमारी, काम करने का जो मॉलिक्यूल है कौन सा है, एटीपी, ओके। तो अब लेकिन मान लेते हैं कि ह्यूमन में कभी कभी किसी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, है ना। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी मींस इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए हमको, लेकिन अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया प्रॉपर अमाउंट में, तो क्या होगा, जैसे कि हमारी मसल्स, ओके, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये डिफिशियंसी है, अब्सेंस, इसको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। उस कंडीशन में हमारे जो टिश्यूज है, खास करके स्केलेटल मसल्स, क्या काम करते हैं, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, एटीपी, ओके। अब ये लैक्टिक एसिड बनाता है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है जिसकी वजह से हमको क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। दिस लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन, मतलब वो टिश्यू में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड कॉजेस पेन इन दी मसल, ठीक। क्रैम्प्स वगैरह आना उनका की वजह से लैक्टिक एसिड ज्यादा जमा हो रहा है सेल में और टिश्यूज में, उसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड, ओके। तो फिर से एक बार, ग्लूकोज लिया, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है टिश्यूज को, लेकिन फिर भी हम काम किए जा रहे हैं, मतलब हमने ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल नहीं किया और फिर भी हम काम किए जा रहे हैं, तो हमारे सेल्स को काम करना पड़ेगा, ओके। और काम कर लिया तो वो क्या बना लेगा, लैक्टिक, काम तो हो रहा है, एटीपी बन रहा है और एटीपी बन रहा है, इसीलिए हम काम कर पा रहे हैं। और लेकिन साइड में क्या बन गया, लैक्टिक एसिड विच कॉजेस पेन, क्लियर। तो इस तरीके से होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। 3 तरीके से है, एक बार मैं फिर रिवाइज कर दूं कि सारे ऑर्गेनिज्म में इतनी जो मैकेनिज्म है ये कॉमन है,
चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये सारे ऑर्गेनिज्म में ये मैकेनिज्म कॉमन है जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। ओके, अभी क्या होता है कि हमने जो खाया है खाना, उसका एक मॉलिक्यूल दैट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट विल कम इन द सेल, ब्लड के थ्रू घूम करके सेल के अंदर आया, वहां पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा काय में, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर। अब क्या होगा कि अगर इस जैसा ऑर्गेनिज्म है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, वो भी कितने बनेंगे, सिर्फ 2। अगर जहां पे ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्लांट भी एरोबिक रेस्पिरेशन वाले हैं, एनिमल सारे लगभग एरोबिक रेस्पिरेशन वाले हैं, तो उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एटीपी बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन चाहिए लेकिन पूरा नहीं मिल पा रहा है, या कुछ कम हो गया है, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया और डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो उस वक्त क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड व्हिच कॉजेस क्रैम्प्स और पेन इन द मसल्स। हम बात करेंगे एटीपी मॉलिक्यूल के बारे में। एटीपी मॉलिक्यूल मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, करेंसी मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। ओके, इट इज ए करेंसी ऑफ एन एनर्जी। तो ये एटीपी, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसाइन और 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ में अटैच है। ओके, अब एडिनोसाइन क्या है तो ये भी समझ लेते हैं। एडिनोसिन मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट भी रहता है और यहाँ पर भी है। तो एक नाइट्रोजनस बेस है, उसके साथ में शुगर, मतलब ये है एडेनाइन। नाइट्रोजनस बेस कौन है, एडेनाइन। इसके साथ में जब शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो ये क्या बनेगा, एडिनोसिन। क्या बनेगा, एडिनोसाइन। ठीक है, एडेनाइन मॉलिक्यूल शुगर के साथ अटैच होकर के क्या बन गया, एडिनोसिन। और एडिनोसिन के साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गए, जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन 3 मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फेट मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, कैसे एनर्जी देता है, एनर्जी कहाँ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कहाँ होती है, बॉन्ड में। कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड reacts with water molecule to form glucose, C6H12O6, राइट, ये हमने देखा है। तो 6 ये एनर्जी कहाँ है, इसमें केमिकल एनर्जी कहाँ है, तो केमिकल एनर्जी में क्या होता है, कार्बन बॉन्ड्स विद कार्बन, 6 कार्बन है तो ऐसे 6 कार्बन की चेन रहेगी। तो ये जो बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड के अंदर क्या स्टोर होती है, एनर्जी। ओके, अब हमने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा कि यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एटीपी। एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अब क्या होता है, ये जो एनर्जी है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज की एनर्जी कहां पर आ गई, एटीपी में। राइट, ग्लूकोज की एनर्जी कहां में आ गई, एटीपी में। तो कहां पे होगी एनर्जी, इस बॉन्ड में, बराबर है। तो जब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक और एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं हमारी करेंसी, हमारी इंडियन करेंसी क्या है, रुपी। ओके, अगर हमको यूएस से आना है, हम डॉलर लेके आए, तो क्या वो इंडिया में चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो इंडियन करेंसी नहीं है। तो इंडियन करेंसी कौन है, रुपीस। तो हमको उसको पहले काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर शुड कन्वर्ट इनटू रुपीस। तो अब ये कन्वर्जन मतलब हमने क्या किया, डॉलर उसको काय में कन्वर्ट करेंगे, इंडियन रुपीस में, और इंडियन रुपीस क्या होगा भी चलेगा। वो एनर्जी का मॉलिक्यूल बन चुका है, राइट। तो उसमें एनर्जी कहां पर है, इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी। ओके, जब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, राइट। तो एटीपी जब भी ब्रेक होगा, तो एटीपी जब भी ब्रेक होगा वो क्या बनाएगा, एटीपी प्लस आईपी। ये आईपी क्या है, फॉस्फोरस ग्रुप, राइट, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरेट ग्रुप, जो कि यहां से निकल चुका है। तो अब ये ब्रेक होने के बाद में एनर्जी क्या होगी, लिबरेट होगी। और जब भी एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ब्रेक होता है तब 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। फिर एक बार बता दूं कि जब एक एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होता है उससे 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है।
ठीक, ये एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई, जो कि हमारे मस्कुलर एक्टिविटी के लिए काम आ जाएगी। हार्ट पंप कर रहा है, एनर्जी चाहिए, ब्रेन काम कर रहा है, एनर्जी चाहिए, स्टमक डाइजेशन कर रहा है, एनर्जी चाहिए, हम चल रहे फिर रहे भाग रहे, क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा है, एटीपी। और एटीपी में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज हुई एक एटीपी से, ठीक। तो अब क्या बन गया, एडीपी और आरपी, ठीक है, ये बन गया। अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, थोड़ा सा डिटेल हो रहा है लेकिन बताना जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस एडीपी और आईपी को लेता है, फिर एटीपी बना लेता है। अब आप बोलेंगे यही चलते रहता है क्या, बिल्कुल। यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसकी एनर्जी कहां पे जाएगी, इसमें ग्लूकोज की एनर्जी किस में जा रही है, एटीपी में। फिर एटीपी ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या हो रही है, यूज होने के बाद में फिर जब हम खाना खाएंगे फिर हमारे पास क्या आएगा, ग्लूकोज आने के बाद फिर उसकी एनर्जी क्या में कन्वर्ट होगी, उसकी एनर्जी क्या में जाएगी, एडीपी और आईपी में। वो क्या करेगा, फिर एटीपी बना लेगा, फिर एटीपी को हम क्या कर लेंगे, यूज, फिर हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद वो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होगा, और एटीपी में क्या बनने के बाद फिर वो यूज होते रहेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलते रहता है। तो एक समअप करता हूं उसको, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने बना रहा है, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ओके। और एक एटीपी 1 एटीपी हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, 30.5 किलो जूल पर मोल। अब देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन में अपने सब अभी तक देख लिए सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन देखने के बाद में दो पार्ट बच गया है हमारा, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके लिए देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन में ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम आता है, राइट। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं नोज हैविंग नोस्ट्रिल्स, है ना। अब नोज आपको मालूम है, नोज में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, हेयर्स, ओके। हेयर्स क्या करते हैं, फाइन हेयर्स फिल्टर द एयर, ओके। वो डस्ट पार्टिकल को बाहर ही रोक देता है, मतलब हेयर्स में ही अटका देता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल को उसको स्टिक कर देता है, बैक्टीरिया है जो उसको स्टिक कर देता है नोज के अंदर, ताकि जो बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई फंगस है या और कोई डस्ट पार्टिकल है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो नोज का काम होता है। नोज के बाद में यहाँ पर नोज और माउथ, ठीक है, दोनों का जो जंक्शन होता है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो जंक्शन है, देखो ये जो जंक्शन है इसको बोलेंगे फेरिंग्स, ठीक। फेरिंग्स के बाद में होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, यहाँ पर ये पार्ट होता है लैरिंग्स, ठीक है। और जो माउथ वाला पार्ट होता है, माउथ का जो पार्ट होता है वो ना पीछे के साइड से जाता है ना। माउथ का जो पार्ट है पीछे के साइड से, जो ये जो है ये है इसोफेगस, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जो हम फूड खाते हैं वो कॉमन पैसेज से पास होता है, फेरिंग्स से जाता है, माउथ के बाद में फेरिंग्स आता है, ठीक है। फिर इसोफेगस, और वो सब डिस्क्रिप्शन तो वो हमको एनसीईआरटी में तो इतने डिटेल में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन नोज के बाद में होता है फेरिंग्स के बाद में जो एयर है वो जाता है लैरिंग्स में, ठीक है। अब लैरिंग्स जैसे कि हम जानते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स को अगर हम देखेंगे डायग्रामेटिकली तो इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तब वोकल कॉर्ड जो है वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान देना, कभी भी हम सांस लेते वक्त बात नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं हो पाता है उतने प्रॉपर अमाउंट में जितने फोर्सफुली हम एक्सेल करते हैं, वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। एक बार ट्राई कर दीजिए। उसके बाद में जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स अब मैं यहाँ निकालता हूँ, जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर में होता है एक ग्लॉटिस नाम का पार्ट, और ग्लॉटिस के ऊपर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे इपिग्लॉटिस, ठीक है। ये इपिग्लॉटिस क्या करता है पता है, इपिग्लॉटिस क्या करता है, ऐसा कवर करता है ग्लॉटिस को, ताकि जो फूड है, फूड जो है वो सीधे कहाँ जाए, इसोफेगस में, है ना। फूड कहाँ जाएगा, फूड विल गो इनटू द
इसोफेगस, इट विल नॉट एंटर इनटू दी लैरिंग्स और ट्रकिया। क्लियर? ध्यान रहे, एपिग्लॉटिस जो है वो कवर कर लेता है ताकि फूड जो है वो लैरिंग्स और ट्रकिया में नहीं जाए, और अगर गलती से लैरिंग्स और ट्रकिया में गया तो हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म बताते हुए जोर से फोर्सफुल एक्सप्रेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ठसका लगना। जोर से मतलब इतने जोर से ठसका लगता है कि कान, नाक, आंख से सब तरफ से हवा निकल जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों होता है कि बॉडी अपने आप को बचाने के लिए काम करती है। बचाने के लिए मतलब क्या होगा, अगर मान लेते हैं फूड मॉलिक्यूल रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, फूड मॉलिक्यूल रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया तो डेथ भी हो सकता है, राइट? इसलिए बॉडी क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म बताती है और खुद को बचाने के लिए फोर्सफुल एक्सप्रेशन करती है, पूरे एनर्जी के साथ। पूरा लंग्स जो है पूरा एयर बाहर थ्रो करता है ताकि वो जो भी फूड पार्टिकल है वो फूड पार्टिकल कहाँ जाए, बाहर चला जाए। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होता है, एपिग्लॉटिस, राइट? एपिग्लॉटिस इज अ लीफ लाइक कवर प्रेजेंट ऑन दी ग्लॉटिस। एक बार मैं फिर डायग्राम बना देता हूं आपको। नोज के बाद में आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कौन सा पार्ट है, जहां पे माउथ और नोज दोनों का जंक्शन होता है, क्या है, फेरिंग्स। फिर उसके नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर होता है कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, बराबर? एपिग्लॉटिस की वजह से माउथ के बाहर पीछे कौन रहता है, इसोफेगस, जो पीछे से जाता है, और ये हो गया हमारा लैरिंग्स पार्ट। लैरिंग्स की हमने बात किया, लैरिंग्स इज ए वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स के नीचे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, अब यहाँ पे हाथ लगा के देखिए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रकिया। ठीक है, ट्रकिया यहाँ पर आने के बाद लंग्स में आते आते दो इसमें डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई, दीज आर ब्रोंकाई, इट इज ट्रकिया। ओके, अबे ब्रोंकाई जो है वो आगे फर्दर लंग्स में आने के बाद में डिवाइड हो जाता है इनटू सेवरल ब्रांचेस। फर्दर इट्स सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स, दिस इज ब्रोंकाई, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब क्या होता है, फाइनली इट कम्स टू दी अल्वियोलाई। ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसको हम बोलेंगे अल्वियोलाई। मतलब हम जो एयर इनहेल करते हैं उसका एक बार पाथवे देख लेते हैं। जब एयर इनहेल करेंगे तो नोज में म्यूकस हेयर्स होता है, फिल्टर कर देता है, उसके बाद में फेरिंग्स से आता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स। उसके बाद में होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ट्रकिया। ट्रकिया से फिर वो दो इसमें डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई, और दिस ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स, एंड दिस ब्रोंकियोल्स एंड अगेन फाइनली डिवाइडेड इनटू अल्वियोलाई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें दो लंग्स आ गए, दोनों पार्ट आ गया, क्लियर। अब जो इसमें मैकेनिज्म होता है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेकिन हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कैसे कर सकते हैं। हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर देखा कि कैसे नोज से लेकर के अल्वियोलाई तक एयर का ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखेंगे उसका डिफ्यूजन, कि अल्वियोलाई से अंदर मतलब ब्लड वेसल्स में कैसे जाता है। ठीक है, तो जो अल्वियोलाई होती है ना, दिस इज अल्वियोलाई। अल्वियोलाई के आजू बाजू में होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स में मोर अमाउंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड वेसल्स में जो लंग्स तक आ रहा है उसमें मोर अमाउंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अल्वियोलाई में हमने इनहेल किया है तो इसमें ज्यादा क्या रहता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाता है अल्वियोलाई में और ऑक्सीजन आता है ब्लड में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मैंने डेफिनेशन पहले ही बोला है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस कोई भी जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है अप टू इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, उसको बोलेंगे अपन डिफ्यूजन। तो यहाँ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो ब्लड में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, और ये पूरे बॉडी में फिर सर्कुलेट होता है। और सर्कुलेशन वाला पार्ट में हम वो वापस समझेंगे कि कैसे सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मोर अमाउंट ऑक्सीजन कहाँ में होता है, अल्वियोलाई में, और वो कहाँ में आता है, ब्लड में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, अल्वियोलाई में। जब हम एक्सेल करेंगे तो क्या बाहर डाल देंगे, क्या बाहर रिलीज करेंगे, वो हम रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो जो इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है, ये कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है इसका? तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। तो जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक, ये लंग्स है, लंग्स के नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक, ओके। तो डायफ्राम क्या होता है ना, देखो पहले हम लोग समझेंगे इनहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या क्या होगा, डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम जो डोम शेप का है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब फ्लैट होगा। डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहां पे होता है रिब केज, रिब केज क्या होगी, रिब केज के अंदर मान लेते हैं ये एक रिब है, ये एक रिब है, ये एक रिब है, तो इसके अंदर जो मसल्स होती है ये भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। देखो ऐसे होता है, ये जो रिब्स है ये हिलती नहीं है, लेकिन जो नीचे की रिब्स है ये थोड़ा सा मूव करती है ना, मतलब अंदर की जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब देखिए डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और जो मसल्स है, ये जो रिब्स है, रिब्स के अंदर की जो मसल्स होती है ये भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट, रिब मसल्स भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो अंदर की जो जगह है, थोरेसिक केज के अंदर की जो जगह है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी, बराबर है, इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी, जगह बढ़ गई, लेकिन अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, मतलब डिक्रीज इन एयर प्रेशर, डिक्रीज इन एयर प्रेशर। फिर एक बार इनहेलेशन कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, थोरेसिक कैविटी जो है वो बढ़ती है, मतलब इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, एयर प्रेशर जो है वो कम होता है, इसीलिए अब एयर प्रेशर लंग्स के अंदर कम है, मतलब क्या होगा, बाहर से एयर जो है वो कहां जाएगी, लंग्स में, क्लियर। तो ये हो गया इनहेलेशन। अब इनहेलेशन के बाद में जो मसल्स जो है वो हमारी फूल गई थी, जो हमारे थोरेसिक कैविटी जो बढ़ गई थी, वो मसल वापस क्या होगी, रिलैक्स। अब एक्सहेलेशन कैसे होता है देखते हैं। तो डायफ्राम मसल क्या होगी, फिर से डायफ्राम मसल क्या होगी, रिलैक्स। जो डोम शेप, फ्लैट शेप का हुआ था वो वापस क्या होगा, नॉर्मल डोम शेप में जाएगा, ओके। उसके बाद में जो थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी यहाँ पे देखो थोरेसिक क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, तो यहाँ थोरेसिक कैविटी वापस जो बढ़ गई थी वापस क्या होगी, नॉर्मल होगी, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज। अब उसके अंदर एयर तो ऑलरेडी बहुत सारी भर चुकी है, हमने इनहेल किया ना, यहाँ पे एयर बहुत सारी भरने की वजह से वहां एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। अब एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से अंदर एयर प्रेशर ज्यादा है, बाहर के सराउंडिंग में एयर प्रेशर क्या हो गया, कम, इसलिए क्या होगा, एयर विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन, क्लियर। इनहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगी, थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी, एयर प्रेशर कम होगा, इसलिए बाहर से सांस क्या होगी, अंदर आएगी। वहीं पे एक्सहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम क्या होगी, रिलैक्स, थोरेसिक कैविटी क्या होगी, कम, तो उससे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए बाहर अंदर की जो सांस है वो बाहर आएगी। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक। अब एक फैक्ट देखते हैं, जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे कि हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहीं पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में कम होता है, इसीलिए ज्यादा ब्रीदिंग रेट होता है फिश का। अगर आप एक्वेरियम में किसी फिश को देखो तो वो बहुत ज्यादा बार ब्रीदिंग करते हुए दिखाई देगी, बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग उसका होता है, क्यों, क्योंकि एयर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में क्या होता है, बहुत कम, ओके। और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से उसको ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तो बार बार क्या करते हैं, वो ब्रीदिंग करते हैं, और ज्यादा ब्रीदिंग रेट इसीलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, कम।